नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाएं। तो देखिए, अब वैसे मैंने भी आपसे कहा था कि कुछ पेपर है मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तो आज हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी जर्नल का, यानी कि जिन्होंने जर्नल से अप्लाई किया है उनके लिए पेपर है। हालांकि सीडीपी यहाँ पर सभी देख सकते हैं, यानी कि जो सीडीपी क्वेश्चन है वो सभी के लिए सेम होता है। बस यहाँ पर सब्जेक्ट का जो 70 क्वेश्चन होता है वो अलग रहता है। तो ये पेपर आपका 2018 का है। तो अभी जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है तो ये 2018 का ही है। इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया है एलटी का उत्तराखंड में। तो इसको देखिए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आपका पेपर है वो किस लेवल का आता है और एक्चुअल में किस तरह के यहाँ पर टॉपिक रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि ये जर्नल जिससे जिन्होंने आवेदन करा होगा उनको यहाँ पर आइडिया लगेगा कि जो उनके 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, वो किस तरह के रहने वाले हैं। इसी तरह आने वाले समय में कुछ और पेपर कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा, या फिर आप कमेंट करके बताएं कौन से पेपर का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं, तो वो मैं करवाऊंगा। तो ये है आपका पहला प्रीवियस ईयर पेपर उत्तराखंड एलटी जर्नल वालों के लिए। इसमें सीडीपी सभी के लिए है, तो वो देख सकते हैं आप सभी कैंडिडेट। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, यहाँ पर एक आपसे सवाल पूछना है। जो उत्तराखंड एलटी या लेक्चर वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने ग्रुप सी के लिए आवेदन करा है या नहीं, यानी कि जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है यूके ट्रिपल एस सी के, उसके लिए आपने आवेदन करा है या नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता दें एक बार। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्रुप सी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि एलटी का तो फॉर्म भरा ही था, लेकिन ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होना है, जैसे कि आपका वीडियो, वीपीडीओ और अन्य जो पोस्ट हैं, इसके अलावा कनिष्ठ सहायक 751 पोस्ट जो हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर आपने करा है तो आप नीचे कमेंट कर दे यस अप्लाइड फॉर ग्रुप सी, ताकि एक आइडिया लगे कि ऐसे कितने कैंडिडेट जो ग्रुप सी के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं ये पेपर इंपॉर्टेंट है। आप नीचे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप अन्य कौन से सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं। सीडीपी तो सभी में सेम रहेगा, बस आपका जो 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं वो यहाँ पर रहना है। एक और चीज़, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट सिलेबस को लेकर कह रहे थे कि सिलेबस के बारे में बताएं, जो ऑफिशियल सिलेबस है वो किस तरह का है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जब इसका ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ किया गया था, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट करके बताएं, अगर ज़्यादा संख्या में कमेंट आते हैं सिलेबस को लेकर तो वो भी मैं यहाँ पर किसी वीडियो में बता दूंगा शॉर्ट में जल्दी से, और आपको एक आइडिया लग जाएगा। वैसे मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पर, अगर आपने देखा हो। और एक और चीज़, यहाँ पर जो सीडीपी का सिलेबस है वो तो सेम है, लेकिन आर्ट वालों में जो आपका सीडीपी है वो नहीं आने वाला है। और ये आपका ऑफिशियल सिलेबस में मैंने बताया था एक वीडियो में, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें जो पैटर्न बताया गया था एग्ज़ाम का, तो उसमें आपका सीडीपी नहीं है आर्ट वालों का। हालांकि पहले था, जब स्टार्टिंग में ये सिलेबस रिलीज़ किया गया था यूके ट्रिपल एस द्वारा, तो उसमें 30 क्वेश्चन थे। पर अभी जब आप देखेंगे उसको तो यहाँ पर उन्होंने डॉटेड लाइंस दे दी है उस जगह पर, 30 क्वेश्चन की जगह पर। इसका मतलब है आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो 8 से रहने वाला है। वैसे मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लेने वाले हैं 100 के 100 क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, आंसर भी आप गेस कर सकते हैं इसका। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है। तो ये 4 विधियां दी गई हैं, इनमें से ये जो लाइन है वो किसके लिए है, यानी कि किस विधि की ओर संकेत कर रहा है ये लाइन। इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि इट इज़ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड इन सोशल एनवायरनमेंट। तो ये कौन सी विधि के अंतर्गत है, तो ये होगा आपका प्रोजेक्ट मेथड। आई थिंक सभी ने गैस कर लिया होगा, प्रोजेक्ट मेथड इसका राइट आंसर है। हमने करा भी है प्रोजेक्ट मेथड पे, काफ़ी सारे क्वेश्चन करे हैं मॉडल पेपर और अन्य वीडियोज़ में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अच्छा देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपका टीचिंग मेथड का स्टेटमेंट है, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी होता है कि कुछ बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं, और उन थ्योरीज की जो स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे मॉडल पेपर में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीचिंग मेथड तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है। नो एंग्जाइटी, एक्सेसिव एंग्जाइटी, नॉर्मल एंग्जाइटी, या फिर लर्निंग हैज़ नो रिलेशनशिप विथ एंग्जाइटी। तो क्या होगा जो सीखने के लिए प्रेरित करे या तैयार करे, तो ये होगा आपका जनरल
या फिर नॉर्मल एंग्जाइटी जो होता है ये होता है। टेंशन ना होना या एंग्जाइटी ना होना या फिर एक्सेसिव एंग्जाइटी होना प्रॉब्लम है, लेकिन नॉर्मल एंग्जाइटी किसी भी छात्र के लिए सीखने के लिए उसको तैयार कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद दल शिक्षण में दल है। इन टीम टीचिंग अ टीम ऑफ, यानी कि ये जो दल का मतलब है वो क्या है? तो दल का मतलब है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। यानी कि दल शिक्षण में दल का मतलब है अध्यापकों का दल जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जोशीले एवं क्रोधी, एनर्जेटिक एंड एंग्री। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण व्यूह रचना है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से इसका राइट आंसर है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। जाहिर सी बात है, टीचिंग स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है? शिक्षण विधि से इसका लेना देना नहीं है, अतिरिक्त क्रिया भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। इस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी हमने करे हैं और अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। तो सभी को मालूम होगा यह है आपका टीचिंग मैगजीन, शिक्षण सूत्र है ये, जिसमें पहले जो छात्र के पास ऑलरेडी ज्ञान है या उसके जो नॉलेज है उसको पता करा जाता है, और उसके बाद जो ज्ञात अज्ञात है यानी कि जो चाइल्ड को नहीं पता है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। तो उनके ज्ञान को जानकर आगे बढ़ना ये होता है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, शिक्षण सूत्र। कई बार कराया, सभी ने इसका आंसर कर ही लिया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा, क्या समझना होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी। सिमिलैरिटी, उसका जो वेरिएशन है वंशानुक्रम समझने के लिए ये सारी चीज़ें, और जो आपका रिग्रेशन है, प्रतिगमन है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है पूछा गया है। तो इंटरव्यू तो है, प्रश्नावली भी है, बिल्कुल है, और ऑब्जर्वेशन भी होता है, लेकिन मानक संदर्भित परीक्षण ये जो है शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो यहाँ पर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन कैसे आ गया, लेकिन ये आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं आपके, कह सकते हैं बायोलॉजी से थोड़े बहुत। तो यहाँ पर आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या होता है? जीन्स होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो क्या निहित होगा? अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण, या फिर दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा आपका जर्नलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक का सामान्यीकरण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है, इनमें से कौन सा हो सकता है सबसे व्यावहारिक विधि, आपको बताना है। तो हार्ड वर्ड्स जो होते हैं, कठिन शब्द जो होते हैं, उसको समझाने के लिए क्या आप विपरीत अर्थ वाले शब्द बताएंगे, या फिर उनका शब्द, उस शब्द का प्रयोग वाक्यों में करेंगे, उसके समान अर्थ बताएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी शब्द का अर्थ समझाने के लिए अगर आप उसका वाक्य में यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर आसानी से सीखने में मदद मिलेगी किसी भी चाइल्ड को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक, गैर संज्ञानात्मक, बौद्धिक, या फिर बाह्य? तो ये होगा आपका नॉन कॉग्निटिव। इसके बाद है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे?
इनसाइट थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी है या फिर फील्ड थ्योरी है। तो ये होगा आपका क्लासिक कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, कक्षा संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। ऑप्शन बी, टू डेवलप वेरियस स्किल। तभी तो माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो माइक्रो टीचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे इससे क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्वेश्चन। इसके बाद है अगेन एक और क्वेश्चन है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। द बिहेवियर ऑफ अ टीचर मे बी फॉर्म ऑफ वर्बल टू नॉन वर्बल इन कम्युनिकेशन पर्पज। क्या ये सही है या गलत है, या आंशिक रूप से सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये सही होगा। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही हो सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में शिक्षक का व्यवहार। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्बल ही हो, शाब्दिक ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद 16 है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो ये ग्रुप टीचिंग की बात की गई है, तो इसमें जो व्यक्तिगत समस्याएं इसके समाधान के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये पूछा गया। लेक्चर हो गया, अभिक्रमित अनुवेशन, अनुवर्ग, या फिर प्रदर्शन। तो ग्रुप टीचिंग में आप कर सकते हैं ट्यूटोरियल का यूज़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका प्रायोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन से की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, एक्टिविटी तो होता है, पहले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था। प्रोजेक्ट मेथड जो है, पहला क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें एक्टिविटी की बात की गई थी, जो स्टेटमेंट दिया गया था। तो एक्टिविटी तो होता है, यानी कि एक्टिविटी के माध्यम से लर्निंग हो, ये तो होता है। वास्तविक जीवन से संबंध हो सकता है, तो ये भी हम मान सकते हैं इसका राइट आंसर। और प्रायोजन शैक्षिक तो होना चाहिए, यानी कि एजुकेशनल पर्पस तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, सिलेबस में भी है आपके। तो या तो राइट टू एजुकेशन से आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो अधिकार हैं बच्चों से संबंधित, जैसे कि एक क्वेश्चन था कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो किस ग्रुप के बच्चों को दिया गया है, यानी कितने साल तक के बच्चों, ये भी क्वेश्चन आया है पहले भी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका रह सकता है शिक्षा के अधिकार में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है किसका? तीनों का ही है, उपयुक्त सभी होगा। इसके बाद है शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों को माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है, पूछा गया है। क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली, साक्षात्कार, सोशियोमेट्री सामाजिक मिति, या फिर प्रत्यारोपण विधि। तो ये क्या होगा? तो ये है आपका ट्रांसप्लांटेशन मेथड, प्रत्यारोपण विधि इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्याम पट्ट पर लिखते समय अक्षरों को आकार तय करने के लिए आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी करे थे हमने मॉडल पेपर में। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमने करा था कि जब कोई शिक्षक ब्लैक बोर्ड में कुछ सिखाता है और उसके बाद उसका समय समाप्त हो जाता है, तो क्या ब्लैक बोर्ड को खाली छोड़ना चाहिए, मिटाना चाहिए या नहीं, या किसी और से मिटवाना चाहिए स्टूडेंट से? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रह सकते हैं कि क्लास में टीचर का किस तरह से कह सकते हैं बिहेवियर रहना चाहिए किसी भी चीज़ के प्रति। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके रह सकते हैं। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए अक्षरों का आकार तय करने के लिए? तो जाहिर सी बात है, श्यामपट्ट और शिक्षक के मध्य की दूरी यही डिपेंड करेगी।
विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको लिखना तो ब्लैक बोर्ड से है। कक्षा कक्ष की लंबाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता उपरोक्त में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, श्यामपट्ट और शिक्षक के मध्य की दूरी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन तथा परामर्श का अंग नहीं है? तो ये होगा आपका टू डेवलप इमोशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संवेगों का विकास करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा आपका परिणामों का सामान्यीकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एस आकार वक्र, एस शेप्ड कर्व। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा जल्दी से करते हैं इसको कंप्लीट। 26वां क्वेश्चन है, अधिगम मापने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये क्या होगा? शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये होगा आपका सभी द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा, यानी कि विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु। तो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग इन सभी में किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो ये होगा आपका सेट इंडक्शन, विन्यास प्रेरण। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। तो क्या रखेगा ध्यान में? ऑब्जेक्टिव रखेगा ध्यान में, जो उद्देश्य होगा, निर्मित उद्देश्य, और जो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स हैं, यानी कि ऑप्शन बी या फिर सी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर है दोनों, यानी कि उद्देश्य जो फॉर्मुलेटेड ऑब्जेक्टिव है और जो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, आप अपने विद्यार्थी में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? तो अनुशासन पर भी हमने क्वेश्चन करे हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका, उनको उत्तरदायित्व देकर, गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी ने गैस कर ही लिया होगा इसका आंसर भी, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद आता है अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि उत्तराखंड LT जनरल वालों के सब्जेक्ट में आता है। SST हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं जनरल की कैटेगरी में। माफ़ कीजिएगा, जनरल जो है आपका, जनरल से जिन्होंने आवेदन करा होगा सब्जेक्ट के अनुसार, जो जनरल में आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैटेगरी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आपका पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का 31वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य या राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है? कर्नाटक, JNK, महाराष्ट्र, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी में द्विसदनात्मक विधायिका है। इसका मतलब क्या है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, उसी तरह से जो स्टेट्स हैं या फिर राज्य हैं उनमें भी द्विसदनात्मक विधायिका होती है। तो ये पूछा गया है इसमें कि कौन सी है, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, और बिहार भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, और उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें 2 सदनात्मक विधायिका हैं। तो ये चीज़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई, तो ये 10 मई को हुई थी। 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था मेरठ में। और एक और चीज़, 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधनशाला कौन सी है? तो यह है आपका डिगबोई। 1893 में ये स्टैब्लिश हुआ था डिगबोई में। इसके बाद है, युद्ध हेतु व्यय को क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका फोर्स्ड एक्सपेंडिचर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हिंदी में जिसे कहते हैं बलात् व्यय। इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है? तो प्राचीनतम कौन सा होगा इन चारों में से? अगर आपने पढ़ा है तो बता सकते हैं। देखिए, प्राचीनतम होता है आपका दैवी सिद्धांत, यानी कि डिवाइन थ्योरी जो है ये सबसे प्राचीनतम है। और इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो राज्य है वो किसने ओरिजिनेट किया है? बाय गॉड, यानी कि गॉड के द्वारा ही किया गया है।
यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, ये जो थ्योरी कहती है, इसके अनुसार जो राज्य है वो भगवान ने निर्मित किया है या फिर इसका ओरिजिनेट किया है। समझ गए होंगे। तो ये होता है आपका दैवी सिद्धांत। इसके बाद है तबकात नासरी के लेखक कौन है। अब देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर एक आध क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के भी दिख जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एसएसटी वगैरह के भी, पॉलिटी के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो तबकात नासरी के लेखक कौन है, तो ये है आपके माफ़ कीजिएगा मिनहाज उज़ सिराज, ये नाम है, इन्होंने ये लिखा है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अब ये क्वेश्चन तो हमने लेक्चर के एग्ज़ाम में बार बार पढ़ा था, सभी को मालूम होगा, जिनेवा। सी इसका राइट आंसर है। अगर आप लेक्चर वाले हैं तो अगर आपने कोई वीडियो वगैरह देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। और इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन ये भी देखने को मिलेंगे जो लेक्चर की प्रीवियस ईयर स्क्रीनिंग के पेपर हैं उससे उठाकर यहाँ पर लिए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ग्रुप सी के सारे एग्ज़ाम हैं उत्तराखंड के, उनके पेपर आप कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, वरना आप सिलेबस पर रह सकते हैं। एक्स्ट्रा समय है तब कह रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट मिलता है इसका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाता राष्ट्रीय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में सम्मिलित नहीं होता है। तो ये होगा आपका सेविंग अकाउंट, बचत खाता जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया था, शायद इस बार नहीं लेकिन पहले पूछा गया था। तो ये कब क्या था इसका राइट आंसर, 1993 में। इसके बाद है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया। तो औरंगजेब ने बनवाया था, शाहजहां ने, अकबर द्वितीय ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। हुमायूं का मकबरा इनमें से किसी ने बनाया था। अब आपको ये बताना है कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। आपको मालूम है तो कमेंट करके बताएं या फिर रिसर्च करें इसके बारे में, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर। ठीक है, वैसे मुझे पता है, आपको बताना है इसका कमेंट करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो ये की थी आपके एडविन हबल ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 42। अब देखिए इससे आपको आइडिया तो लग ही रहा होगा कि जो एलटी जनरल का पेपर है वो किस तरह का है। इस तरह से आने वाले समय में हम कुछ और पेपर करेंगे ताकि अन्य जो सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया रहे। तो 42 क्वेश्चन है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ था। तो ये था आपका गाइपोरिया समिति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है। क्या कार्य है, जाहिर सी बात है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेंगे। इसके अलावा जो मान्यता होती है पॉलिटिकल पार्टी को वो भी दिया जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसके अलावा जो नामांकन पत्र है उसका जांच तो किया ही जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो इनमें से पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो दिया गया उसके अनुसार आपको चलना है। तो द्रास जो है वो सबसे ठंडी जगह है इनमें से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, द्रास कहाँ है, द्रास लद्दाख में। इसके बाद 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार का वर्तमान में सबसे बड़ा साझेदार है। ये पेपर 2018 के, तो उस समय इसका राइट आंसर था चाइना। अभी वर्तमान में कौन है, तो ये होगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पिछले 2 सालों से यानी कि 2018-19 और 2019-20 से अमेरिका जो है सबसे बड़ा साझेदार है व्यापार के मामले में, विदेशी व्यापार के मामले में। तो ये राइट आंसर है यूएसए वर्तमान के लिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन अब आए तो यूएसए आपको लगाना है, चाइना आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो सकती है किस कंडीशन में, कौन से सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। तो ये होगा आपका जब नेशनल इमरजेंसी हो, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, नागनंदा तथा रत्नावली के लेखक कौन हैं। तो ये हैं आपके हर्षवर्धन, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए सुप्रसिद्ध है। तो खेतड़ी का आपका जो है एक जगह है और ये आपका तांबा इसके लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ये है बेसिकली आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स रिफर्स टू।
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है घटती लागत नियम। जिन्होंने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, आई थिंक ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, तो उनको आइडिया होगा। अब देखिए, सिलेबस को अगर फॉलो करके चलेंगे तो फ़ायदा तो होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो सिलेबस में रहता भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि कुछ मिल जाए आपको ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस के बाहर हो। तो सिलेबस को फॉलो कीजिए, हाँ, जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो ये कौन थे? ये थे आपके रूसो। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे हर बार कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें भी पूछा गया था। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा अधिकार मिल गया था? तो कौन सा मोनोपोली जिसे कहते हैं, एकाधिकार, वो कौन सा मिला था? चाय व्यापार का, टी ट्रेड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है? इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। 2011 का जो आंकड़े थे उसके अनुसार बिहार की जो साक्षरता लिटरेसी है वो कम है, सबसे कम है। इसके बाद है समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये होगा आपका गोसेन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्राम सभा। नेक्स्ट है गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी? तो स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी V.A. स्मिथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति निवास करती है, तो ये है आपका मुंडा जनजाति झारखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, सूचकांक में सामान्यतया किस मूल्य को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? यानी कि विच वैल्यू इज जनरली कंसिडर्ड फॉर बेस ईयर इन द इंडेक्स नंबर। तो ये होगा आपका 100 को लिया जाता है, जो वैल्यू जनरली लिया जाता है इंडेक्स नंबर में, वो है आपका 100। इसके बाद है भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है जनहित याचिका, असहयोग आंदोलन, भूख हड़ताल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनहित याचिका होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारत सरकारी अधिनियम 1919, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद है लेप्चा जनजाति प्रमुखतया निवास करती है। तो ये जो लेप्चा ट्राइब है वो कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करती है? सिक्किम में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, खाद्य वस्तुओं की मांग से आय बेलोच होती है, इसका प्रतिपादन किया गया। डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इन इलास्टिक, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये किसने एक्सप्लेन किया था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एंजिल के नियम द्वारा। 20 का राइट आंसर है। किसने कहा था कि स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है? तो ये कहा था सिले ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त था। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? ब्लॉक पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो मोड़दार पर्वत होगा, यानी कि फोल्डेड माउंटेन्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन हेतु प्रयोग की जाती है? तो यह है आपका न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसके बाद है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब प्रभावी हुई? तो 1 जनवरी 2006 में हुई थी। इसके बाद है किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो किसके शासनकाल में थी? जहांगीर के। नेक्स्ट है भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित आकृति है, तो यह आपका स्टेलेक्टाइट है, इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 में भारत की विश्व निर्यात हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? निर्यात की बात करें तो ये आपका 3.5 था, इतना लक्ष्य था। इसके बाद है संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता है, तो सर्वोच्चता किसकी है? जाहिर सी बात है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की है।
इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में मंत्री को जाना जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में मंत्री को रत्निन करके जाना जाता था, रत्निन। इसके बाद है पर्वतों का पर्वतों का पालना निम्न में से संबंधित है। तो यह होगा आपका भूसन्निधि से, जियो सेंक्लाइन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एसपीआई यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, ये जो है 2017 में भारत का स्थान क्या था। अब पेपर 2017 का है, तो इसीलिए 2018 का, इसलिए 2017 का ये करंट अफेयर के तौर पे आई थिंक पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए इस तरह की जो करंट अफेयर है, जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक वगैरह जारी हुए हैं हाल ही में। तो इस बार का तो मुझे नहीं आइडिया है, मैंने देखा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर था 2017 का, वो था आपका 93 पोजीशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद निम्न में से कौन सा साधन सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। उपवास, युद्ध, हड़ताल या फिर असहयोग। सत्याग्रह में उपवास हो सकता है, फास्टिंग हो सकता है, स्ट्राइक भी कर सकते हैं एक तरह से जो वायलेट ना हो, और असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन भी हो सकता है। युद्ध कभी भी नहीं होता सत्याग्रह में। तो ईजी था ये क्वेश्चन। इसके बाद मनुस्मृति के बारे में आपने सुना होगा, और जो मनुस्मृति है उसको जाना जाता है हिंदू विधि पुस्तक के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, निम्न में से किस राज्य की तथ्य रेखा सबसे लंबी है। इजी क्वेश्चन, गुजरात है। एक आध क्वेश्चन इस तरह के भी मिल जाते हैं आपको, तो ये है। इसके बाद वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अब ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा कि हमने पहले भी करा है। लेक्चर वाले जो स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको ये मालूम होगा कि पहले भी हमने ये क्वेश्चन करा है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में ये क्वेश्चन आपका आया है। तो तृतीयक क्षेत्रक यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा योगदान है भारतीय की राष्ट्रीय आय में। तो ये क्वेश्चन बार बार आया है। इसके बाद है 79वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से में किया गया है। तो 51A में किया गया है। गदर पार्टी, अगेन ये लेक्चर के एग्ज़ाम में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट लिए गए हैं लेक्चर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम से। तो हो सकता है जो स्क्रीनिंग का पेपर है लगभग वैसा ही होता है। मेंस की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस रहता है। खैर वो तो पूरा सिलेबस ही उनका अलग है, मेंस का, लेक्चर मेंस का। तो ये चीज़ है। इसके बाद गदर पार्टी के कौन थे, लाला हरदयाल, पढ़ा है हमने। इसके बाद देखिए, पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ये। इसके बाद है मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो ये होगा आपका व्युत्क्रम, इनवर्स, सी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है। उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय। तो यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, यानी कि मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय, ये इसका गुण नहीं है। इसके बाद है जॉन मार्शल ऑफ अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये पुस्तक का नाम है द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। तो ये कब लिखा गया था, ये पूछा गया है। तो 1914 में लिखा गया था, 1914 में। इसके बाद है 85वां क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यह आपका बुशमैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत नहीं है। तो ये क्या होगा, मजदूरी तथा कीमत निश्चित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंश क्या नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संघवाद या फिर लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रस्तावना की बात की गई है तो ये है आपका संघवाद, फेडरलिज्म। इसके बाद है 88, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव किस वर्ष रखी। तो 1955 में ये रखा गया। इसके बाद है उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। तो ये है आपका अलकनंदा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की सही माप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि NNP MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 91 है द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये होगा आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अशोक का धम्म है, यह है आपका सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था, इसे कहते हैं अशोक का धम्म। इसके बाद है 93rd क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है, यानी कि जो बाउंड्रीज है वो अन्य राज्यों से सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सीमाबद्ध है, यानी कि बाउंडेड है। तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश, सी इसका राइट आंसर। इसके बाद एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। 95th क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे अनाज साम्राज्य कहा जाता है? माफ़ कीजिएगा, अनाम साम्राज्य, ठीक है, एनोनोमियस एम्पायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दवाब समूह को कहते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से चित्र लेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है? तो ये होगा आपका सैंधव सभ्यता काल, सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए भारत में खनिज का हृदय क्षेत्र कौन सा है? तो ये होगा आपका छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नों में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। 99 क्वेश्चन है घिसावट व्यय सम्मिलित है? तो ये होगा आपका GNP, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था, यानी कि उस समय विभाजन किसने किया था? तो ये थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने ये किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपका जो अगला सब्जेक्ट है, अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर तो उस पर मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो लाने की। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।